नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही महाजंग की। अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में क्या है ताजा हालात? आर्मेनिया के मिसाइल अजरबैजान के किस शहर को अब अपना निशाना बना रहे? स्टेपन कर्च में क्यों सन्नाटा पसरा हुआ है? अजरबैजान में सोशल मीडिया पर क्यों लगी पाबंदी? जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में आप देखिए। अजरबैजान और आर्मेनिया में जंग का आज 12वां दिन है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर बम बारूद की बारिश कर रही हैं। जंग में सैनिकों के साथ आम नागरिकों की भी जान जा रही है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने लिस्ट जारी कर कहा कि जंग में उनके 320 सैनिकों की जान गई है। आर्मेनिया ने लड़ाई में अजरबैजान के खिलाफ बड़ी जीत का दावा किया है। आर्मेनिया का दावा है कि उसकी फौज ने अजरबैजान की सेना की 3 ब्रिगेड को तबाह कर दिया। आर्मेनिया का दावा है कि इस लड़ाई में हथियारों के साथ ही अजरबैजान के कई सैनिक भी मारे गए हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर अजरबैजान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान के सैनिक जबरियाल में घुसने की फिराक में थे। आर्मेनिया का दावा है कि उसने हवाई हमला कर अजरबैजान के सैनिकों को रोक दिया। इस दौरान अजरबैजान के कई सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया गया। आर्मेनिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टॉर्चका यू से अजरबैजान के ठिकानों पर हमला बोला। इस मिसाइल हमले में अजरबैजान के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। हमले में अजरबैजान के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा आर्मेनिया ने किया है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि आर्मेनिया की सेना ने अपनी ही 3 टैंकों को तबाह कर दिया। अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया के टैंक खंकेड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी आर्मेनिया के सैनिकों ने उन्हें अजरबैजान के टैंक समझकर हमला बोला। हमले में आर्मेनिया के टैंक तबाह हो गए। अजरबैजान की सेना नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट को लगातार निशाना बना रही है। अजरबैजान के हमले के डर से स्टेपनकर्ट शहर पूरी तरह खाली हो गया है। यहाँ हमलों से बचने के लिए लोग बंकर में रह रहे हैं। लगातार हो रही फायरिंग में स्टेपनकर्ट में रिहायशी इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान का कहना है कि उसकी सेना जंग में रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रही। अजरबैजान ने कहा कि वो जंग में अंतर्राष्ट्रीय कानून और जेनेवा कन्वेंशन का पूरी तरह से पालन कर रहा है। आर्मेनिया ने आरोप लगाया था कि अजरबैजान की सेना रिहायशी इलाकों पर हमला कर रही है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के बड़े तेल भंडार को तबाह करने का दावा किया है। आर्मेनिया का दावा है कि उसके ऑपरेशन में अजरबैजान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तेल भंडार की तबाही से अजरबैजान की सेना बैकफुट पर है। अजरबैजान में आर्मेनिया से जंग के बीच सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अजरबैजान की सरकार जंग से जुड़ी खबरों को सोशल मीडिया पर रोक रही है। अजरबैजान सरकार मोबाइल इंटरनेट को भी रेगुलेट कर रही है। सरकार आम लोगों तक जंग की जानकारी नहीं पहुंचने देना चाहती। इधर अजरबैजान आर्मेनिया की जंग पर रूस ने क्या कहा? ईरान के राष्ट्रपति ने क्या चेतावनी दी है? आर्मेनिया से बातचीत के लिए अजरबैजान ने किस शर्त को रखा है? आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। रूस ने कहा कि वो आर्मेनिया की तरफ से जंग में शामिल नहीं होगा। रूस का कहना है कि जंग नागोर्नो काराबाख में लड़ी जा रही है और ये इलाका अजरबैजान का है जिसे आर्मेनिया ने कब्जा किया है। रूस ने कहा कि जंग आर्मेनिया की जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, इसलिए वो आर्मेनिया की रक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है। फ्रांस, अमेरिका और रूस आज अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रही जंग को लेकर वार्ता करेंगे। तीनों देश पहले ही अजरबैजान से शांति की अपील कर चुके हैं। आज की बातचीत में तीनों देशों के नेता जल्द से जल्द जंग खत्म करने की रणनीति पर बात करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने चेतावनी दी है कि अगर आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग खत्म नहीं होती तो पूरे इलाके में लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। जंग में तुर्की अजरबैजान के साथ खड़ा है तो रूस और ईरान आर्मेनिया की मदद कर रहे हैं। आर्मेनिया के साथ चल रही जंग में अजरबैजान की तरफ से दागे जा रहे रॉकेट ईरान के इलाकों में जाकर गिरे। अजरबैजान ने इसके लिए ईरान से माफी मांगी है। अजरबैजान का कहना है कि गलती से उसके रॉकेट ईरान की जमीन पर गिरे। अजरबैजान ने कहा कि उसके सैनिकों से आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रही जंग के बीच रूस लगातार शांति की पहल कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्री ने अजरबैजान और आर्मेनिया के रक्षा मंत्रियों से फोन पर बात की। रूस अजरबैजान और आर्मेनिया से शांति की अपील करता रहा। रूस की कोशिश है कि दोनों ही देश बातचीत के जरिए विवाद का समाधान करें। अजरबैजान ने कहा कि वो आर्मेनिया के साथ शांति वार्ता तभी करेगा जब इलाके में जंग खत्म होगी। अजरबैजान का कहना है कि शांति वार्ता में तुर्की को भी शामिल होने का अधिकार है। तुर्की पर जंग में अजरबैजान की मदद करने का आरोप लगता रहा है।
अजरबैजान जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने आर्मेनिया के साथ चल रही जंग की रणनीति पर चर्चा के लिए सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वॉर जोन में और सैनिकों को तैनात करने पर राष्ट्रपति ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। आर्मेनिया के खिलाफ चल रही जंग को लेकर अजरबैजान अब इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचा है। अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया ने उसके इलाके पर कब्जा किया है और आर्मेनिया से कब्जा छुड़ाने के लिए वो जंग कर रहा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। अजरबैजान ने आरोप लगाया कि सीरिया और लेबनान के आतंकी जंग में आर्मेनिया की तरफ से लड़ रहे हैं। इससे पहले आर्मेनिया ने आरोप लगाया था कि आईसिस के आतंकी जंग में अजरबैजान की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस भी इस जंग में आतंकियों के शामिल होने को लेकर नाराजगी जता चुका है। और चलिए बात चीन पाकिस्तान साजिश की करते हैं। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने कहां पर तैनात की मिसाइल? पाकिस्तान अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? चीन ने कंबोडिया को कैसे फंसा लिया है? भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी इस वक्त की 9 बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में आप देखिए। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने LOC के पास LY-80 मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। ये मिसाइल सिस्टम हवा में कम और मध्यम ऊंचाई पर लड़ने वाले जहाजों और मिसाइलों को निशाना बनाने में सक्षम है। LY-80 को पाकिस्तान ने इसी साल चीन से खरीदा है, जिसे अब वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जंग की तैयारी में जुटा पाकिस्तान अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान 50 से ज्यादा युद्धपोत खरीदने जा रहा है। इसमें 20 से ज्यादा जंगी जहाज होंगे। पाकिस्तान की नेवी चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना है कि ये सभी युद्धपोत चीन और तुर्की से खरीदे जाएंगे। अपनी कर्ज नीति से चीन ने अब कंबोडिया को फंसाया है। कर्ज चुकाने के एवज में कंबोडिया ने थाईलैंड की खाड़ी में स्थित रीम नेवल बेस को चीन को दे दिया। भारत से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस नौसैनिक अड्डे का चीन तेजी से विस्तार कर रहा है। चीन की इस नई चाल पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। तिब्बत में उठ रही विरोध की आवाज को दबाने के लिए शी जिनपिंग ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पुलिस फोर्स का जमावड़ा बढ़ा दिया है। ल्हासा समेत कई शहरों में चीन ने सिक्योरिटी सेंटर खोले हैं। इस सेंटर के जरिए लोगों को सर्विलांस में रखा जाता है। अकेले सिर्फ ल्हासा में ही 130 सेंटर खोले गए हैं। हाईवे पर पाकिस्तानी फाइटर जेट की लैंडिंग का दिखावा पाकिस्तान को भारी पड़ गया। हाईवे पर फाइटर जेट J7 क्रैश होने से बाल बाल बच गया। पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्लामाबाद लाहौर हाईवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग कराई, लेकिन जेट सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया। चीन और हांगकांग में अल्पसंख्यकों पर जुल्म को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र में 40 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला, तो उसके बचाव में उसका पिट्ठू पाकिस्तान उतर आया। पाकिस्तान ने चीन का बचाव करते हुए कहा कि हांगकांग चीन का हिस्सा है और चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक देश दो सिस्टम को सुनिश्चित करेगा। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार है। चीन से भिड़ने के लिए ताइवान ने अपनी वायुसेना को मजबूत किया है, जिसके लिए उसने इस साल $900 मिलियन खर्च किए। ताइवान के रक्षा मंत्री ने चीन से जारी तनाव को अच्छा बताया। चीन और ताइवान में इन दिनों जबरदस्त टेंशन है, जिसमें अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। जंग की धमकी देने वाले पाकिस्तान की हालत महंगाई से त्रस्त है। खाने पीने के सामान में बढ़ोतरी का आलम यह है कि गेहूं का भाव 60 रुपए किलो हो गया है। यही नहीं, प्याज 90 रुपए किलो और आलू 75 रुपए किलो पर पहुंच गया है। टमाटर की कीमत 150 रुपए, जबकि अदरक का भाव 600 रुपए होने से इमरान का मुल्क बहुत परेशान है। गलवान घाटी में भारत से पिटने के बाद चीन अब अपने सैनिकों की हौसला अफजाई में लगा है। गलवान और अक्साई चिन में तैनात चीनी सैनिकों से देशभक्ति के गाने गवाए जा रहे हैं। चीन ने अपने सैनिकों के गाने का वीडियो जारी किया। दरअसल गलवान में जबरदस्त धुनाई के बाद चीनी सैनिकों के हौसले पस्त हैं। और आज राफेल फाइटर जेट कहां और क्यों दिखाएगा अपना जौहर? लगातार 20 साल सत्ता की शीर्ष पर रहने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? शिमला में सीबीआई के पूर्व निदेशक ने क्यों खुदकुशी की है? देश के इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। वायुसेना दिवस के मौके पर आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर राफेल की गर्जना सुनाई देगी। एयरफोर्स में शामिल होने के बाद पहली बार राफेल फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेगा। एयरफोर्स डे पर सिर्फ राफेल ही नहीं, सुखोई और तेजस भी एक साथ उड़ान भरेंगे। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया भी समारोह में हिस्सा लेंगे। दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का सेना ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी इस टनल से होकर सेना का पहला जत्था गुजरा। सेना के इस दस्ते में कई गाड़ियां शामिल थी। 9.2 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग के बन जाने से सेना के लेह पहुंचने में काफी समय बच जाएगा।
सत्ता में लगातार 20 साल रहकर प्रधानमंत्री मोदी ने नई उपलब्धि हासिल की है। लोगों से मिल रही बधाइयों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि देश सेवा, गरीबों के कल्याण और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प है उसे आपका आशीर्वाद और प्रेम मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि देश हित ही उनके लिए सर्वोपरि है और हमेशा रहेगा। शाहीन बाग में CAA के खिलाफ हुए धरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों को अनिश्चितकाल के लिए नहीं घेरा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन स्वीकार नहीं है और अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने देश के अलग अलग राज्यों की 24 फर्जी यूनिवर्सिटीज के नामों की घोषणा की है। इनमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली है। यूजीसी ने अपनी वेबसाइट ugc.ac.in पर इन सभी फर्जी यूनिवर्सिटीज की पूरी सूची जारी की है। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने हिमाचल के शिमला में अपने घर में खुदकुशी कर ली। अश्विनी कुमार का शव उनके घर से मिला। पुलिस को पूर्व सीबीआई निदेशक के घर से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि जिंदगी से तंग आकर अगली यात्रा पर निकल रहा हूं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी रही वीके शशिकला की करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति इनकम टैक्स विभाग ने सीज कर ली है। तमिलनाडु के सिरुथवूर और कोडानाडु में स्थित ये संपत्तियां शशिकला और उनके रिश्तेदार के नाम पर हैं। 2017 से एक गैर कानूनी संपत्ति के मामले में शशिकला जेल में बंद हैं। भारत में कोरोना से होने वाली मौत की रफ्तार में लगातार कमी आ रही है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना मौत के आंकड़े 1000 से कम आ रहे हैं। महाराष्ट्र को छोड़कर अब देश के किसी भी राज्य में रोजाना 100 से ज्यादा मौतें नहीं हो रही और वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भी तेजी आई है। T20 लीग में कोलकाता ने धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 167 रन बनाए, जिसके जवाब में धोनी की टीम 153 रन ही बना पाई। कोलकाता के रोहित त्रिपाठी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इधर दिशा सालियान केस में आज सुप्रीम कोर्ट में क्यों होगी सुनवाई? रिया की जमानत पर क्या बोले एनसीबी अधिकारी? दिल्ली में सिनेमा हॉल खोलने के लिए क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? दिल्ली मुंबई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली मुंबई में आप देखें। दिशा सालियान मौत मामले में दायर एक जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के साथ साथ दिशा की मौत की भी सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि दोनों मामले आपस से जुड़े हुए हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर 1 महीने से जेल में बंद बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है, जिसके बाद रिया को जेल से रिहा कर दिया गया। वहीं रिया के भाई शौविक और ड्रग पेडलर की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। एनसीबी ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेगी। मुंबई के कांदीवली इलाके में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर के लिए ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मुंबई में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। मुंबई के पास भिवंडी इलाके में केमिकल पाउडर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि लपटें दूर से ही दिख रही थी। आग में माल और ट्रक दोनों ही जलकर खाक हो गए। सूचना मिलने पर दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। कोविड गाइडलाइंस के तहत फिलहाल 50% दर्शकों के साथ ही सिनेमाघर खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन्स में सिनेमाघर खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजारों को भी तत्काल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेयरिंग सिटी सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई उपाय किए गए। 2024 तक दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए वाहनों में से 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर बिहार से आए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टिकट बंटवारे में धांधली की जा रही है। प्रभारी अपने परिवार के लोग और अपने ही नजदीकियों को टिकट बांट रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं ने विरोध के रूप में पोस्टर भी लहराए। दिल्ली की एक अदालत ने सरकार के कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 35 विदेशी नागरिकों की याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ महामारी कानून, आपदा प्रबंधन कानून और आईपीसी के तहत आरोप तय करने के लिए सबूत पेश किए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2870 से भी ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 35 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 3 लाख के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 90% से भी ज्यादा है। आखिर तेजस्वी यादव ने क्यों लिखी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी? जेडीयू की लिस्ट में कितने उम्मीदवारों के नाम? गुप्तेश्वर पांडे ने क्यों कहा संघर्ष का जीवन है? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में आप देखिए।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पूर्णिया के शक्ति मलिक हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इस हत्याकांड में शक्ति मलिक की पत्नी के बयान पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी 115 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को फिर टिकट दिया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का नाम सामने आया था। उसके बाद मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के नाम पत्र लिखकर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। नीतीश ने अपने पत्र में यह भी बताया कि अगर एक बार फिर जीते तो क्या करेंगे। नीतीश ने कहा कि अगली बार मौका मिला तो 7 निश्चय के दूसरे चरण को लागू किया जाएगा। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने सिकंदरा से सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, बाढ़ से सत्येंद्र बहादुर, बिक्रम से सिद्धार्थ सौरभ और बक्सर से मुन्ना तिवारी को टिकट दिया है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में 2 प्रत्याशियों के नाम हैं। बीजेपी ने बक्सर से परशुराम चतुर्वेदी और अरवल से दीपक शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने समर्थकों से धैर्य रखने की अपील की है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सबको उम्मीद थी मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं, धीरज रखिए। एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। एलजेपी की पहली लिस्ट में 28 उम्मीदवारों के नाम हैं। एलजेपी ने पहली लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एलजेपी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। बीएसपी की लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीएसपी ने 3 पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा है। बिहार में बीएसपी ने उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के साथ समझौता किया है। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को बीजेपी ने 11 सीटें दी हैं। एनडीए में सीट बंटवारे में बीजेपी को 121 सीटें मिली थी। बीजेपी को अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को सीट देनी थी। बीजेपी ने वीआईपी पार्टी को विधान परिषद की 1 सीट भी देने का ऐलान किया है। लेबनान में कहां पर लग गई आग, इराक में कहां पर हुई पत्थरबाजी, कहां पर 1 लाख में मिल रहा है आधा किलो चावल। आर्मेनिया की जंग का भारतीय कनेक्शन क्या है? लुधियाना में क्यों सड़क पर उतरे किसान? देश दुनिया की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज़ टॉप 9 देश दुनिया में आप। लेबनान के निहा एल शौफ में जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग की वजह से आसमान में धुआं ही धुआं दिख रहा है। आग में कई एकड़ जंगल जलकर राख हो गए। आग से बचने के लिए जानवर जंगल छोड़कर भाग गए हैं। लेबनानी सेना के हेलीकॉप्टर पानी का छिड़काव कर आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। इराक के करबला में अरवीन समारोह को बाधित करने की कोशिश में एक समूह ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके गए। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। वेनेजुएला की सरकार 1 लाख का नोट जारी करने जा रही है। यहाँ महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इस देश की करेंसी रद्दी के बराबर हो गई है। एक कप चाय या कॉफी पीने के लिए भी लोग बैग में पैसे भरकर ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। कोरोना के कारण हालात और ज्यादा खराब हो गए। अजरबैजान और आर्मेनिया में चल रही जंग के बीच एक भारतीय अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा है। परवेज अली खान नाम का शख्स आर्मेनिया में जंग में विस्थापित लोगों को खाना मुहैया करा रहा है। परवेज आर्मेनिया में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और 12 घंटे की शिफ्ट पर विस्थापित की मदद करते हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्टार प्रचारकों से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। कोरोना के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों के लिए अधिकतम 30 स्टार प्रचारकों और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकरण राजनीतिक दलों के लिए 15 स्टार प्रचारकों की संख्या निर्धारित की गई है। आगरा दिल्ली हाईवे पर एलपीजी गैस से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा टैंकर धुआं कर जलने लगा। टैंकर में आग लगने से हाईवे पर जाम हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बाराबंकी में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई। हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। तेज रफ्तार कार फैजाबाद से लखनऊ की तरफ जा रही थी। तभी एक टैंकर को ओवरटेक करने के चक्कर में कार उसी में फंस गई और काफी दूरी तक खिसकती चली गई। पंजाब में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध जारी है। लुधियाना में कई किसान संगठनों ने सड़क पर उतरकर नए कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की। किसान संगठन नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए खरीदारी का दौर शुरू हो गया है। कोलकाता समेत दूसरे शहरों में बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग दुर्गा पूजा का सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ के कारण प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके,
न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,